देखिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात कहना बहुत जरूरी है। आज हम जिस शक्ति की बात करने वाले हैं वो बहुत शक्तिशाली और बुरी मानी जाती है। कहते हैं कि उसका नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं। हम बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि इसका नाम सुनने वालों पर कोई बुरा असर ना पड़े। जरा सोचिए, एक बंद कमरा, चारों तरफ पंख बिखरे हुए हैं और एक लड़की जिसके पूरे मुंह पर खून लगा है। एक ऐसी हंसी हंस रही है जो इंसानी है ही नहीं। ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस उस खौफ की एक छोटी सी झलक है जिसकी गहराई में हम अब उतरने वाले हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इस अंजाम तक पहुंचने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। एक नौजवान कामयाब लड़की की कहानी जिसका नाम था रेखा और जिसका एक छोटा सा शौक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। रेखा एक आम सी लड़की थी। मतलब थी तो वो एक छोटे से गांव की, पर अपनी मेहनत से उसने अपनी और अपने परिवार की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। लेकिन इस सब के बीच उसे एक अजीब सा शौक लग गया था, खुशबुओं का। उसे परफ्यूम और इत्र से इतना लगाव हो गया कि वो उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। और यही जुनून उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। और फिर एक दिन अपने दोस्तों के साथ यूं ही घूमते घूमते वो पहुंच गई मुंबई के मशहूर चोर बाजार। और बस वहीं जब सब लोग बाजार से निकल ही रहे थे, रेखा को एक ऐसी खुशबू आई जिसने उसे जैसे सम्मोहित कर लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो एक पुरानी सी दुकान पर पहुंची। वहां दुकानदार ने उसे एक बहुत ही खास चीज के बारे में बताया, लुबान। कहने लगा कि ये कोई मामूली धूप नहीं, बल्कि 250 साल पुरानी तुर्की की एक ऐसी खुशबू है जिस पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्यों? क्योंकि इसका असर सीधा दिमाग पर होता था। चीज बहुत महंगी थी, पर रेखा ने उसे खरीदने का मन बना लिया। शुरू में तो सब ठीक था। उस खुशबू से रेखा को एक अजीब सा सुकून मिलता था। पर शायद ये किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त चक्कर आते और ऐसी कमजोरी महसूस होती जैसे कोई अंदर से उसकी जान खींच रहा हो। हालत इतनी बिगड़ी कि उसे ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने गांव आना पड़ा। पर जैसे ही वो घर पहुंची, जैसे ही माँ ने दरवाजा खोला, रेखा वहीं दहलीज पर बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने तो कहा कि ये सब बस कमजोरी की वजह से है, पर असली वजह कुछ और ही थी। और अगले दिन जो हुआ उसने तो सबको हिलाकर रख दिया। सुबह के 4 बजे घर के पूजा घर से जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज आ रही थी, और वो रेखा थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक पड़ोसी ने आकर जो बताया, उसे सुनकर तो घर में जैसे सन्नाटा छा गया। उन्होंने रेखा को आंगन में नमाज पढ़ते हुए देखा था। एक ब्राह्मण परिवार के लिए ये बात अविश्वसनीय थी। जब माँ ने घबराकर उससे नमाज के बारे में पूछा, तो रेखा ने जिस तरह अपनी माँ को घूरा और जो धमकी दी, वो सुनकर माँ के तो होश ही उड़ गए। उसकी आवाज, उसकी आंखें, वो रेखा की थी ही नहीं। उसी शाम रेखा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। माँ बाप बाहर से आवाज लगाते रहे, दरवाज़ा पीटते रहे, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कई मिनट बीत गए, दरवाजा खटखटाते खटखटाते हाथ थक गए। आखिर ऐसा क्या था अंदर? रेखा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अंदर ऐसी कौन सी खामोशी थी जो बाहर वालों को डरा रही थी? अब पिता का सब्र जवाब दे गया। उन्हें कुछ अनहोनी का डर सताने लगा और उन्होंने पूरी ताकत से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। पर दरवाजा टूटने के बाद जो मंजर उन्होंने देखा, काश उन्होंने वो दरवाजा कभी न तोड़ा होता। कमरा तहस नहस था। चारों तरफ पंख बिखरे हुए थे। घर में जो 2 पालतू तोते थे उनके छिथड़े पड़े थे, और बीच में फर्श पर बैठी थी रेखा। तोतों का कच्चा मांस और खून उसके पूरे मुंह पर लगा था, और वो एक मर्द की भारी आवाज में कह कहे लगाकर हंस रही थी। ये देखकर माँ तो वहीं बेहोश हो गईं। ये देखते ही पिता चिल्लाए, पर रेखा ने नहीं, उस चीज ने जो रेखा के अंदर थी, उसने तोते का लोहे का पिंजरा उठाया और सीधा अपने पिता के सिर पर दे मारा। वो बेचारे खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े, और रेखा वो नीचे झुककर फर्श से उनका खून चाटने लगी। इसके बाद वो अपनी बेहोश माँ की तरफ बढ़ी, उसका गला दबाने के लिए। पड़ोसियों ने जैसे तैसे हालात को संभाला और पास के मंदिर के पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने मंत्रों से किसी तरह रेखा को शांत तो कर दिया, पर वो समझ गए थे कि ये मामला उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। जो कुछ उन्होंने उस कमरे में महसूस किया, उसने उनकी रूह कंपा दी थी। उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए।
पंडित जी ने डरे हुए पिता को समझाया कि जो शक्ति एक ही शरीर में रहकर हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती है और ऐसी हैवानियत भी कर सकती है, वो कोई साधारण चीज नहीं। ये या तो कोई भ्रम राक्षस है या फिर कोई बेहद ताकतवर जिन, और इन दोनों से ही निपटना उनके बस में नहीं है। पंडित जी ने उन्हें आखिरी रास्ता दिखाया, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट। कहा, वहां जाओ, किसी सच्चे अघोरी को ढूंढो, वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। वो लाचार बाप अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसी आधी रात को बनारस की ओर निकल पड़ा। मणिकर्णिका घाट पर उन्हें एक अघोरी बाबा मिले। जैसे ही उन अघोरी ने घर के अंदर कदम रखा, उन्होंने एक पल में ही सब कुछ भांप लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई और उन्होंने कहा, इस पर किसी और का नहीं, गुगन मसानी का साया है। गुगन मसानी, एक ऐसा नाम जिसे शमशान की सबसे खतरनाक और जिद्दी शक्तियों में से एक माना जाता है। ये नाम सुनते ही माँ बाप की रही सही हिम्मत भी टूट गई। अघोरी ने साफ साफ कह दिया, गुगन मसानी जिसकी जान के पीछे पड़ जाए उसे नहीं छोड़ती। तुम्हारी बेटी की मौत निश्चित है। अघोरी बाबा कुछ उपाय करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि कमरे के अंदर से रेखा की एक दिल दहला देने वाली चीख आई, और फिर एकदम खामोशी। सब अंदर भागे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेखा की सांसें थम चुकी थीं। गुगन मसानी उसे अपने साथ ले जा चुकी थी। रेखा की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक छोटी सी चीज, एक मामूली सी खुशबू जिसे वो चोर बाजार से लाई थीं, एक ऐसी भयानक शक्ति का दरवाज़ा खोल सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस प्राचीन और खतरनाक बुराई का दरवाज़ा। एक बात कही जाती है कि गुगन मसानी का नाम लेना या सुनना खतरे को बुलावा देना है। इस कहानी में मैंने ये नाम लिया है और अब ये नाम सुन भी लिया गया है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन अनदेखी दुनियाओं की जो शायद हमारे आसपास ही मौजूद हैं। और ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी और उस दुनिया के बीच का पर्दा आखिर कितना नाजुक है, और क्या होता है जब वो पर्दा हट जाता है।